मतलब वो क्या होता है ना कि why I am asking you this question कि why you want to means what are the examinations through banking. So banking में आपके तीन ये हो गए, एक हो गया आपको IBPS का ऑप्शन, IBPS में जैसा क्लरिकल का एग्जाम हो गया, प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का हो गया, और फिर मैनेजमेंट ट्रेनी का एक ऑप्शन हो गया, राइट। फिर उसके बाद हाँ सर। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी क्लर्क, उसमें भी प्रोबेशनरी ऑफिसर। फिर एक अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपको पता होगा विच इज कॉल्ड एज द अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, सो आरबीआई में आपका हाँ आरबीआई सर। ग्रेड बी का एग्जाम होता है। ओके, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है, सो दैट इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये तीन एग्जामिनेशन हो गई। और बैंकिंग में और कौन सी बैंक्स है? आरआरबीज बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, रीजनल रूरल बैंक्स है हाँ ना, आरआरबी, इसका भी एक एग्जाम होता है। और बैंकिंग में कौन सी बैंक हाँ है? सर। नाबार्ड। नाबार्ड है, यस नाबार्ड है ना, जो एग्रीकल्चर इज रूरल डेवलपमेंट बैंक होती है, वो एक होती है। तो ये हो गई आपकी थोड़ी सी बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद जैसे इसी का जो सिलेबस होता है दैट इज वेरी हेल्पफुल टू क्वालिफाई योर एलआईसी एग्जामिनेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC examination, General Insurance Corporation, then your EPFO examination, Employees Provident Fund exam, EPFO, okay, फिर हाँ ESIC, सर। हाँ हाँ सर। ESIC, Employees State Insurance Corporation. I am not just telling you one examination, okay, आपने enroll जो किया था वो बैंकिंग या फिर आरआरबी के लिए, लेकिन मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि जब भी कोई ऐसा एग्जाम निकलता है तो यू अप्लाई फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। अल्टीमेटली आपका जो एम है वो गवर्नमेंट में एक अच्छा जॉब मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो सिलेबस होता है बैंकिंग का दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल टू क्वालिफाई रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस, समझे। तो ये हो गया हाँ सर। बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज, फिर आपका इंश्योरेंस का अपॉर्चुनिटीज, और बाकी जो छोटी मोटी एग्जाम्स है उसमें। अभी माधवी को करना है, रेलवेज में जाना है, तो रेलवेज का आरआरबी रेलवेज, जिसमें ग्रुप सी पोजीशन, ग्रुप डी पोजीशन, ग्रुप बी पोजीशन, ओके, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से आप इस पोजीशंस पे जा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटीज हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज मैं बताऊंगा, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप दोनों का अभी ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब माधवी हैज कंप्लीटेड हर बीकॉम and now she is doing her MBA and you are completing your this one, okay. Then there is another candidate, our Gaurav, he has done his MBA, already done his MBA, and he want to go for management trainee level in banking, okay. And then another candidate is also there, she also want to go for highest level in the government, okay. So basically see, if you want to go for different levels at government, so almost the basic syllabus is same, ठीक है। बेसिक सिलेबस जो होता है काफी सारे एग्जाम्स का वो सेम होता है। तो एक ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है दैट इज कॉल्ड एज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्या होता है ना कि जैसे आप 10th क्वालिफाई होते हो, 10th, सो इमीडिएटली आफ्टर 10th यू कैन अपीयर, हेलो, इमीडिएटली आफ्टर 10th यू कैन अपीयर फॉर मल्टीटास्किंग लेवल एग्जामिनेशन, MTS उसे कहा जाता है, मल्टीटास्किंग, ठीक है। हाँ, दैट इज ऑल्सो टू एंटर इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ये काफी लोगों को पता नहीं है कि 10th के बाद गवर्नमेंट में जाने की अपॉर्चुनिटी होती है, बट इसके लिए आपका एज जो है वो 18 क्रॉस होना चाहिए, 18, ठीक है। फिर उसके बाद आप 12th अगर क्वालिफाई हुआ है आपका तो यू कैन अपियर फॉर CHSL एग्जामिनेशन, ओके, CHSL, ओके, CHSL 12th के बेसिस पे, ये भी क्लरिकल लेवल का ही एग्जाम है। एंड फिर उसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कैन अपियर फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL एग्जामिनेशन विच इज फॉर ग्रुप बी ऑफिसर्स लेवल, ग्रुप बी ऑफिसर्स बोलते हैं उसको, ओके। तो ये गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऐसे ऑफिसर्स होते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम है दैट इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लरिकल लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम ग्रुप बी ऑफिसर्स लेवल के लिए ये एग्जाम होता है। अभी मैंने आपको इतना सारा ये क्यों बताया, सो इसका कारण ये है कि जैसे फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन इफ यू गो थ्रू द सिलेबस, इन बैंकिंग एग्जामिनेशन एट प्रीलिम्स लेवल देयर इज रीजनिंग, देयर इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, and there is English, okay, fine.
ये जो 3 जो सेक्शंस है ना, ये ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन है. जैसे आप अगर इफ यू आर गोइंग फॉर योर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन and your RRB, that is railway examination, so quantitative aptitude and reasoning is there. RRB में इंग्लिश नहीं है. ओके, RRB के एग्जाम में इंग्लिश नहीं है, बट RRB में रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज देयर. सो ऑल टुगेदर ये बात ध्यान में रखिए कि इफ यू आर अपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस, देन यू नीड टू हैव वेरी गुड अथॉरिटी ओवर योर रीजनिंग सेक्शन एंड ओवर योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपका? सुनाई दे रहा है मेरा, मैं जो कह रहा हूँ? ओके, एंड योर इंग्लिश ऑल्सो, एंड ओके, एंड योर इंग्लिश ऑल्सो. ओके, सो अभी मैं जो स्टाफ सिलेक्शन के लिए जो जीके होता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा. अभी मुझे बताइए, आप लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कुछ कोई गाइडेंस ले रहे हो? एनी गाइडेंस यू आर टेकिंग, और हैव यू जॉइन एनी क्लास एट हैदराबाद, और आर यू डूइंग प्रिपरेशन इंडिविजुअली? क्या कर रहे हो आप लोग? प्रियंका, what you are doing for preparation of banking? Have you joined any class at Hyderabad? नहीं सर, अभी तो डिग्री परसुइंग है ना, अभी 6th सेमेस्टर का एग्जाम्स है हमको 15 डेज में. तो राइट नाउ अभी तो मैं IBPS का प्रिपरेशन कर रही थी. वो बुक लाई थी IBPS का. Which book? Which publication? Which book? IBPS PO का. IBPS PO का. So गाइड लाया था क्या आपने? आपने गाइड? हाँ, मतलब सर. डाइजेस्ट. ओके ओके. एंड माधवी, आप क्या कर रही हो? मतलब हाउ यू आर प्रिपेयरिंग? आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रही हो माधवी? इज माधवी देयर? सो she is preparing or not? सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर. मेरा तो वॉइस अभी, हेलो, आ रहा है वॉइस? I listen properly. मेरा वॉइस आ रहा है. आई थिंक कि हेलो, यू मस्ट हैव प्रॉब्लम इन योर, आपके मोबाइल में या फिर आपके कनेक्टिविटी में शायद प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आई एम कंडक्टिंग सो मेनी लेक्चर्स रेगुलरली. नेटवर्क इशू है शायद थोड़ा. हाँ सर. हाँ, थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू होगा, बिकॉज मैं तो वाईफाई पे भी हूँ और मैं मेरा मोबाइल का जो डेटा रहता है उसके ऊपर भी चल रहा हूँ. दोनों मैंने सपोर्ट लिए हैं, सो आई थिंक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. हाँ सर, हम भी वो सपोर्ट लिए हैं, वाईफाई का भी सपोर्ट लिए, डेटा भी ऑन है. अच्छा, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. हाँ हाँ हाँ. अभी आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा है? साइट्स वगैरह you have to cover विंडो साइट्स. हाँ सर. ओके सर. हाँ, अभी आप कहाँ? अभी अच्छा, ठीक. अभी आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा है ठीक से? हेलो. हाँ, आ रहा है. कैन यू हियर मी प्रॉपरली, प्रियंका, माधवी? चलो मैं आपको जस्ट शेयर करता हूँ अभी. दिखेगा एटलीस्ट आपको. सो जस्ट वी आर गोइंग फॉर दिस वन. Just a minute, Madhavi. I am sharing some things. Okay, so sorry, this is wrong. Directly, I am without wasting time. Now I am directly starting. हेलो. हाँ सर. ओके, सो ये IBPS अभी रिसेंट पैटर्न है PO का. ओके, दिख रहा है आपको? हाँ सर. हाँ, ये दिस इज फॉर PO एग्जामिनेशन. मेंस एग्जामिनेशन मैंने डायरेक्टली अभी निकल गया. ठीक है,
So इसमें कैसा है ना कि जैसे अभी हम प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, so at prelims level there are three sections. One is your reasoning section, another is your quantitative aptitude numerical ability section, and third is our English grammar. Okay. Okay. And what is there in reasoning? 35 questions, and quantitative aptitude 35 questions, and English grammar 30 questions. So 35 plus 35 plus 30, it becomes 100 questions. Okay. So at prelims level, for PO and for clerical and even for other examinations. So this is the pattern, and you are having a time limit. Means all the banking examinations are now online examinations. So reasoning, quantitative aptitude and English. So you are having only 20 minutes each. है ना? 20 minutes reasoning के लिए, 20 minutes आपका English के लिए, 20 minutes आपका quantitative aptitude के लिए. ठीक है? So total आपको 60 minutes में, total आपको 60 minutes में 100 questions solve करना है. Okay? And you need to qualify in every section. जैसे अभी reasoning है, quantitative aptitude है, and English grammar है, तो you need to qualify in every section. Okay? अगर आप किसी दो सेक्शन में क्वालिफाई होते हो और एक सेक्शन में क्वालिफाई नहीं होते, so you are not qualifying this examination, right? You are not qualifying that prelim examination. ठीक है? So ये आपका prelims हो गया कि prelims में anyway you need to attend good marks in every section, and there is a sectional cutoff, and you need to qualify in every section. Then totally, that is aggregate, you can qualify this prelims examination. So तीनों sections में आपको individually pass होना है. ये जो individual passing का जो criteria है, that is only available in banking examination, and it is not in rest of the examinations of India. Okay? अभी देखो ये हो गया आपका prelims. So prelims में जो आपने 3 sections किए हैं, that will continue at your mains level. So ये mains का syllabus है. देखो अभी ये IBPS. Okay? Just like SBI PO 2020 exam, IBPS introduced descriptive paper in its mains examination. Okay, देखो यहाँ पे ये IBPS PO mains exam pattern दिया है. Just like SBI PO 2020 exam, IBPS introduced descriptive paper in its mains examination where candidates will be judged on their written skills. So written skill का एक paper जो है that is introduced in IBPS, an essay and a letter will be given to candidates to write, that will constitute of 25 marks, and that has to be completed in a time span of 30 minutes. So आपको IBPS PO में SBI PO के जैसे एक essay and letter दिया जाएगा जिसके 25 marks रहेंगे, and you need to complete that particular section in 30 minutes. Okay? And the overall time allotted for each section has also been changed. Then no separate paper will be conducted for computer applications. Reasoning is teamed up with computer aptitude. यहाँ पे अभी क्या हुआ है ना IBPS मेंस में, जो रीजनिंग का इंडिविजुअल सेक्शन था उसके साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी क्लब किया गया है. ओके, एंड दिस एंटायर सेक्शन विल कंटेन 45 क्वेश्चंस and a total of 60 marks. 45 questions है और 60 marks है. Okay, the overall time allotted for IBPS PO 2020 mains exam has also been changed from 140 minutes to 180 minutes. Okay, so ये just मैंने अभी ये जो this is a recent information, and these are the recent changes that have been introduced in the IBPS mains examination. So ये मैंने जो instruction जो है ये deliberately आपके सामने just बताई है. So ये reasoning and computer aptitude, this is combined section now. 45 questions for 60 marks. Overall time जो change हो गया है 140 minutes से 180 minutes हुआ है. And then written paper is also introduced for 25 marks and 30 minutes. Okay, so ये एक थोड़ी सी information हो गई. Next, I am sharing with you. Next, I am sharing with you. Okay. See, now, this is a pattern of IBPS mains examination. Just now, we have discussed No battery backup. at prelims level, we are having reasoning section
at prelims level we are having quantitative aptitude and English language. Okay, अभी इसमें देखो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए है, ये नंबर ऑफ मार्क्स भी दिए है उसके, जैसे इधर 60 मार्क्स दिया था तो वो थोड़ा सा कट हो गया है. देखो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45. देन इंग्लिश लैंग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाँ ओके, दिस इज वन सेक्शन 45 मार्क्स. Second section, English language, 35 questions. Sorry, 45 questions. 35 questions. Data analysis and interpretation, 35 questions. Then we have this fourth section, that is general economics, general economy, banking awareness. So this is fourth section. All are number of questions are 45, 35, 35 and 40. So that are 155 questions. Okay, and the time जो है आपका जो था 140 minutes था पहले, तो अभी 180 minutes आपका हो गया है. Your time for the IBPS PO examination, it is changed from 140 minutes to 180 minutes. Okay, now these are somehow technical details. You can get the details from IBPS website. So just for your information, I have shared this thing with you. Now I am sharing with you the most important part of this session, that is the different chapters which are related to this particular examination. Suppose if I am talking about reasoning, okay, I am talking about reasoning. Okay, देखो अभी can you see this picture? हाँ सर. Priyanka and others. Okay, good. Yes, sir. हाँ, and I think you are getting me. आप properly मुझे सुन पा रहे हो और आप मुझे समझ पा रहे हो? हाँ सर. समझ रहे है ना? Okay, so हाँ सर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भाग रहा हूँ या मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. So normally क्या होता है कि जैसे अभी ये ऑनलाइन एग्जामिनेशंस है, बैंकिंग में ऑनलाइन एग्जामिनेशंस है. So ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि जैसे ऑफलाइन एग्जामिनेशन था कुछ साल पहले, ऑफलाइन में क्या होता था कि जैसे स्टूडेंट को एक हैबिट थी कि एक रफ पेपर रहता था, वहां पे कैलकुलेशंस करके वो फास्ट सम सॉल्व करने की कोशिश करता था. नाउ अभी क्या हो गया ना कि आपको वहां पे ऑनलाइन होने की वजह से दो बातें करनी होती है. एक तो आपको कंप्यूटर पे भी चलाना है, उसके तरफ देखना भी है, और फटाफट आपको आंसर क्लिक करके 20 मिनट्स में सेक्शनल कट ऑफ है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है. जैसे फॉर इंग्लिश में आपके जो 30 क्वेश्चंस है वो आपको 20 मिनट्स में ही करने हैं. रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में ही करने हैं. एंड यूर दिस सेक्शन आल्सो, दैट इज यूर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन आल्सो, वो भी आपको 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में ही करने हैं. So you are having a challenge of sectional cutoff. If you are not scoring good marks in every section, then you will simply go out of competition. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना. तो अभी यहाँ पे हम रीजनिंग देखते हैं. ओके, we can see reasoning section. Okay, and in a reasoning section, there are these are the sections in reasoning. जैसे अभी एक देखो यहाँ पे एक सीरीज है ना. अभी ये बहुत ही सिंपल हो गया, सीरीज. देन एनालॉजी, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सीरीज होता है. ओके, अभी क्या है ना कि I cannot discuss every chapter in a detail, okay, because of the time limit also. But I will just try to discuss most of the chapters with you. I will just try to give you a basic idea about all these chapters. So यहाँ पे एक सीरीज का चैप्टर है जिसमें क्या होता है कि you are having geometric progression वाली सीरीज और arithmetic progression वाली सीरीज. For example, if I am saying कि 3, 6, 9, 12, what is next? तो next क्या होगा इसमें सीरीज में? 15. Okay, so great. So 15 होगा. अभी इतना सिंपल तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है? है ना, इतना सिंपल तो नहीं आएगा. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, अभी एक सीरीज होगा अल्फाबेटिकल सीरीज. अल्फाबेटिकल सीरीज में भी जैसे फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स है A to Z, तो A to Z में हम जैसे A को क्या बोलेंगे? नंबर 1,
B को One. नंबर 2, है ना, हम्म, लाइक दैट हाँ अप टू Z अगर हम जाते हैं तो 26 हमारे अल्फाबेट्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि सपोज A B C और फिर 4th पोजीशन पे आता है D, ठीक है। सो A से हमने अगर A के बाद हमने D लिखा तो बीच में कितना गैप है, 2 का, ठीक है। अभी D के बाद हम क्या करते हैं कि 3 का गैप लेते हैं, जैसे A B C D E F G, ओके, E F G और H, ओके। सो हमने 3 का गैप लिया। सो ऐसे ही अगर बढ़ते बढ़ते हम गैप लेते हैं कि A मतलब 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, इस तरह से। आर यू गेटिंग मी कि मैं क्या व्हाट आई वांट टू से यू, ओके। हाँ सो हाँ if सर if we are making means if you are taking a gap, ओके, सो ये भी एक सीरीज बन जाती है आपकी। प्रियंका हम मतलब सपोज इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो उसमें आपको जो नेक्स्ट वाला पूछेंगे, सपोज आप उन्होंने दे दिया 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, और फिर आपको 5th वाला जो रहेगा ना, तो वो आपका आंसर होगा। सो ऐसे क्वेश्चन सीरीज में आते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट पैटर्न्स इन सीरीज। अभी एनालॉजी में क्या होता है ना कि एनालॉजी का जो चैप्टर है, इन एनालॉजी मीन्स नथिंग बट रिलेशन, एनालॉजी इज नथिंग बट कोरिलेशन, करस्पॉन्डेंस, ओके। एक दूसरे का साथ का जो सिग्निफिकेंस होता है या व्हाट यू कैन से कोरिलेशन होता है, दैट इज इन एनालॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि मुंबई इज महाराष्ट्र, ओके, मुंबई इज महाराष्ट्र, वैसे आपका हैदराबाद इज टू तेलंगाना, ओके, हैदराबाद इज टू तेलंगाना, है ना। जैसे अभी कैपिटल जो है, कॉमन कैपिटल ऑफ हैदराबाद एंड हैदराबाद इज द कॉमन कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रपोज कैपिटल अमरावती है, ठीक है। बट फॉर द हाँ टाइम बिंग हम उसको कंसिडर करेंगे कि मुंबई इज टू महाराष्ट्र, मतलब मुंबई और महाराष्ट्र का रिलेशन क्या है कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो लाइकवाइज आपका नेक्स्ट आंसर पार्ट में जो होगा, अगर उन्होंने पूछा कि हैदराबाद इज टू व्हाट, तो दैट इज तेलंगाना, ठीक है। सो लाइकवाइज एनालॉजी में इस तरह से रिलेशंस चेक किए जाते हैं। तो ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस है। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स इन योर रीजनिंग पोर्शन। coding and decoding, in coding and decoding also you are having number coding, you are having alphabetical coding, you are having a combination of number coding and alphabetical coding, okay. And there are so many clues in your this chapter particularly, okay, in your coding and decoding you are having so many different patterns. इसमें मैट्रिक्स कोडिंग भी एक आता है, मैट्रिक्स कोडिंग। सो काफी सारे इसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं कोडिंग में। कोडिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली इन बैंकिंग, इन रेलवेज, इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन यू कैन गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन वाला होता है। ब्लड रिलेशन में क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एज अ पर्सन, सो माय मतलब नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं कि पोर्ट्रेट, सपोज मुझे दिया गया है कि पर्सन इन दिस वन, ओके, मींस एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ओके, जैसे अभी यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू द women in the picture, okay, Rajiv said, comma into inverted comma, her mother has only one grandchild whose mother is my wife, comma into inverted comma complete. How is the women in the picture related to Raju? Okay, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। पॉइंटिंग टू द women in the picture, Rajiv said, her mother has only one grandchild whose mother is my wife. How is the women in the picture related to Raju? यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है कजिन, वाइफ, सिस्टर, डाटा इनएडिक्वेट, नन ऑफ दीज, ओके। सो इसका मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है दैट इज वाइफ, ओके। हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर रिलेटेड टू राजू?
सो विमेन का राजू के साथ क्या रिलेशन है ऐसा पूछा गया है, वाइफ। अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि किस तरह से वो आया वगैरह, लेकिन एक क्वेश्चन हो गया, एक सैंपल हो गया, बिकॉज वी नीड टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स चैप्टर थोड़े से, तो एक हो गया क्वेश्चन। तो इसी तरह से यू कैन गेट डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बेसिकली, बट वी आर हैविंग डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। सो ब्लड रिलेशंस में आपको ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, and at least 1 or 2 questions can be from this blood relation section. 3 to 4 questions can be from this coding and decoding section. Nowadays all these sections are getting tough. थोड़ा सा इसमें काफी ऐसे एकदम से बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते, टफ पैटर्न हो रहा है बैंकिंग एग्जामिनेशंस का। देन पजल टेस्ट, तो पजल में तो काफी क्वेश्चंस अलग अलग से आते हैं। मतलब पजल में मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल you can get sitting arrangements in puzzle. Okay, sitting arrangements, जैसे उसमें सर्कुलर सिटिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके, या फिर फ्रंट टू फ्रंट सिटिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके, या फिर इन दैट you can have questions which are related to given data, okay, that is some few persons are working in some company, एंड देन उनका डिस्क्रिप्शन दिया होगा और फिर आपको उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा। या फिर कभी ट्रैवलिंग के क्वेश्चंस आएंगे कि फ्यू पर्सन्स आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ व्हीकल्स, ओके, एक हैदराबाद से सिकंदराबाद जाता है, इससे जाता है, दूसरा मुंबई से हैदराबाद जाता है, दूसरे किसी ट्रांसपोर्ट मोड से जाता है, ओके। सो फाइनली कोई बोट से जाता है, कोई प्लेन से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई बस से जाता है, ओके। सो फिर उस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। we can't discuss all these problems here, but you will get different types of questions where your question will be very much descriptive. उसका जो डिस्कशन होगा ना वो काफी ज्यादा होगा। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इफ यू आर नॉट हैविंग प्रैक्टिस फॉर दिस पजल सेक्शन, तो स्टूडेंट्स उसको सिंपली छोड़ देते हैं। Keep in mind, you should not worry about this puzzle section or the puzzle test. This is like the very logical and somehow अगर आपका फास्ट इंटरप्रिटेशन है, आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस की है, सो पजल में आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक ही प्रॉब्लम अगर आपका सॉल्व हो गया तो उसमें कम से कम 3 क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी उसके ऊपर आते हैं। So don't miss this puzzle section, okay? उसका प्रैक्टिस मेन है, इंपॉर्टेंट है। Then there is one more chapter, sequential output tracing. इसको मशीन आउटपुट भी बोलते हैं। ये भी काफी सारा लॉजिकल है इसमें। जैसे इसमें स्टेजेस दी जाती है एंड उस स्टेजेस में से आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को जो है वो डिराइव करना होता है, ठीक है। फिर डायरेक्शन सेंसेस है, जैसे आई एज अ पर्सन आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर and I am moving to the north direction 5 kilometers, then I am turning to left, then moving to again 5 kilometers, then I am turning my right and moving going 2 kilometers. Then वो पूछेंगे कि from the starting place how far I am from my starting place, और किस डायरेक्शन में हूँ ये भी पूछ सकते हैं। कि जैसे मैंने स्टार्ट किया यहाँ से और फिर 5 किलोमीटर गया, फिर लेफ्ट में गया 5 किलोमीटर, फिर राइट में गया 2 किलोमीटर, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में मैं कितने दूर तक हूँ, ओके, व्हाट इज माय डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, ओके। एंड मेनी टाइम्स इन डायरेक्शन सेंस टेस्ट बेसिकली you can use a Pythagoras theorem. Pythagoras, you must be knowing Pythagoras theorem. Have you heard about Pythagoras? Hello, have you heard about Pythagoras? हाँ सर। हाँ, ओके। अपर्णा आप भी ज्वाइन हुई हैं, अपर्णा, गुड। अपर्णा ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा अभी अपर्णा के साथ। सो पाइथागोरस थ्योरम में कैसा होता है कि जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है एंड इन दैट राइट एंगल ट्राइंगल जो अपोजिट साइड होती है, सो दैट स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेस्ट ऑफ द 2 साइड्स। सो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो काफी यूज होता है, एंड दैट इज पर्टिकुलरली इन डायरेक्शन सेंस टेस्ट। देन देयर इज वन थिंग व्हिच इज लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम्स में क्या होता है, अगेन दिस इज रिलेशन लाइक क्वेश्चन। सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई से कि इंडिया एंड देन तेलंगाना एंड महाराष्ट्र एंड पाकिस्तान,
Okay, India, Telangana, Maharashtra and Pakistan. So what would be my Venn diagram? मेरा Venn diagram कैसे रहेगा? Venn diagram is it's like a representation. क्या रहेगा उसमें Venn diagram में? हाँ प्रियंका और इंडिया anybody? इंटरसेक्शन में होगा और महाराष्ट्र तेलंगाना विल बी ए एंड बी और दोनों का इंटरसेक्शन इंडिया होगा. इंटरसेक्शन में क्यों? ये तो विद इन होगा ना. इंडिया India will be one whole circle, okay, and within that there will be Maharashtra and there will महाराष्ट्र be एंड Telangana. तेलंगाना. हाँ. Okay, and Pakistan will be a different circle. Different. Pakistan will be a different circle. Okay, so this is very simple. I am telling you, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे तो ये तो पढ़ाने वाली बात हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको ज्यादा ये नहीं कर सकता. देन अल्फाबेट टेस्ट, देन अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल एक चैप्टर है, नंबर रैंकिंग टाइम सीक्वेंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है. मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, जिसमें आपको काफी सारे अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे कि प्लस मींस डिवाइडेड बाय, माइनस मींस ऐड, this into means minus, and I means multiplied by, what will be the value of the following expression? Okay, yeah, if P denotes division, Q denotes multiplication, R denotes summation, that is addition, S denotes minus, then what is the value of Q, 12P, 4R, 5S, 6? इस तरह से क्वेश्चंस है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में. So, and there are so many other patterns also mathematical operations में, जैसे if A plus B greater than C plus D and B plus C greater than A plus D, then it is definite that उसका एक आंसर्स, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसका एक आंसर पूछा है. देन स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स भी आते हैं. ओके, इसमें स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन के भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी है और सिंपल फॉर्म में भी है मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, एंड इट नीड्स मोर प्रैक्टिस. जहाँ पे आपको प्रैक्टिस चाहिए, जैसे लॉजिकल वेन डायग्राम्स में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. दैट इज the word is already mentioned, logical Venn diagram, so that depends on your logic. But if you are going for mathematical operations, so it needs good practice. Okay, then there is inserting the missing character. This is also very important chapter, inserting the missing character. जैसे आपको कभी कभी अलग अलग सर्किल्स में आते हैं क्वेश्चंस, कभी रेक्टेंगल्स में आते हैं क्वेश्चंस, और उसमें आपको दे आर गिविंग सम नंबर्स. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 13 दिया है सर्कल में, और हर 3 सर्कल्स ऐसे दिए हैं. सो एक सर्कल है 13 का, दूसरा है 5 का, और तीसरा सर्कल जो है उसमें क्वेश्चन मार्क किया है. और उससे जो है अलग अलग उस 13 के सर्कल को 4 डायरेक्शंस में 5, 4, 3, 7 लिखा है. 5 के सर्कल को 9, 4, 3, 8 लिखा है. और जो क्वेश्चन मार्क वाला जो सर्कल है उसको 8, 4, 9, 3, इस तरह से उसके चारों डायरेक्शंस में 4 ऐसे नंबर्स दिए हैं. एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन द थर्ड सर्कल. ठीक है. सो इस तरह से जो क्वेश्चंस है आपके इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स में आते हैं. ठीक है. सो ये काफी सारा है इसमें, फिर डेटा सफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट is this part, that is statement and arguments. Statements, if all dogs are cats, all cats are dogs. Okay, no cat is okay, no dog is cat वगैरह वगैरह. And then these are statements and there are conclusions. So ये काफी ज्यादा difficult तो नहीं बोल सकते, but this is somehow tricky question or the tricky section. Syllogism or the logical deduction, you will get most of the questions in your reasoning section from this syllogism. Okay, and basically if you are going for your railways examination, RRB railway examination, so you can get questions related to non-verbal reasoning, which are like picture based. मतलब suppose missing characters आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, mirror images, water images, embedded figures, etc., etc. So you will get questions related to that particular section. Okay,
So I think you are getting my points. मैं थोड़ा सा fast इसलिए जा रहा हूँ कि because we need to cover so many other topics also. Discussion of syllabus, that is most important part to understand the difficulty level of examination. Okay, to understand the difficulty level of examination. Okay, Aparna, what you are doing? For which examination you are preparing, Aparna? हाँ, आपका जो ये जो है ना ये, हाँ, इसको कनेक्ट कीजिए, मतलब अपर्णा माइक जो है आपका, हेडफोन जो है उसको कनेक्टिंग टू ऑडियो कीजिए. देयर इज अ सिंबल, वहां पे एक सिंबल है हेडफोन का, उसको आप क्लिक कीजिए. जस्ट क्लिक ऑन दैट सिंबल अपर्णा, क्लिक ऑन दैट सिंबल अपर्णा. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट सिंबल ऑफ हेडफोन का जो सिंबल है आपके, देयर इज अ हेडफोन सिंबल इन योर मोबाइल, सो जस्ट क्लिक टू दैट सिंबल. ओके, नहीं हो रहा है पॉसिबल. अपर्णा, देयर इज अ सिंबल, हेडफोन सिंबल, सो जस्ट क्लिक ऑन दैट सिंबल. आप सुन रहे हो अपर्णा मुझे? अभी शायद आ जाएंगी वो. हाँ हाँ अपर्णा, कैन यू हियर मी? हेलो. चलो, एनीवेज ओके. प्रियंका, शी इज योर फ्रेंड अपर्णा? हाँ सर, हमारा रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है. अच्छा, फैमिली मेंबर है. तो आज पूरी फैमिली ही पूरे अपने ग्रुप पे आ गई है ना? मतलब ऑल द मेंबर्स आर लाइक फैमिली. हाँ. ओके, ग्रेट, दिस इज ग्रेट थिंग. एनीवे, ठीक है. एनीवे, सो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ये अभी ये जो मैंने डिस्कस किए, दीज आर द चैप्टर्स, एंड these chapters are having some problems which are easy one. Other sections of these particular means other problems of these particular sections that might be at the second level, and और जो इससे भी difficult problems होते हैं वो आज की डेट में पूछे जाते हैं. So ultimately this reasoning section, and in online examination normally they are asking verbal section, they are not asking non-verbal section. बट जो ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं है उसमें नॉन वर्बल सेक्शन भी पूछते हैं. सो नॉन वर्बल में थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक होता है, पिक्चर काइंड में होता है, जैसे फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, ओके, कटिंग, ओके, एंड एम्बेडेड फिगर्स लाइक दैट. ठीक है. सो ये एक हो गया आपका रीजनिंग सेक्शन. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. आई एम जस्ट okay, quantitative aptitude. हाँ, अभी रीजनिंग हो गया. अभी देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और which is under the name numerical ability, data interpretation वगैरह वगैरह. Now this is one section. Okay, this is a list which is given in one very nice book, and there are so many good books for the preparation of your banking examinations or staff selections. So you can buy books of Banking Services Chronicle, Quicker Maths by M.M. Tyra, or there are certain books of TMH publication also, Tata McGraw-Hill publication, a few books of R.S. Agarwal, okay, and there is one Yashchand publication also. So there are so many publications nowadays. There is Arianta publication, there is Lucent publication. Okay, so there are so many publications. You can pick up any good book from the market, but don't just go through guides. जैसे I think Priyanka, you have purchased one guide. So guide में आपको सिर्फ क्या होता है ना कि in guide you can just get means one chapter they cover in 1 or 2 pages. Okay. So, but if you are purchasing a single book, suppose if you are purchasing a book of verbal reasoning, a separate book of non-verbal reasoning, a separate book on quantitative aptitude, okay, and there is also separate book on data interpretation available. So if you are purchasing different books for the different as such particularly section, जैसे quantitative aptitude का एक book ले लिया, reasoning में अगर verbal एक है और non-verbal अलग है तो उस पे books ले लिया.
So that would be better to get to qualify through this examination. Okay, so I would suggest these kind of books. So standard books Sir, which लीजिए. publications do you suggest us? See, just now I have told you that there is one good book which is of Banking Services Chronicle, Quicker Maths by M.M. Tyra. You can get for quantitative aptitude section. Okay, Quicker Maths by M.M. Tyra. Okay. And then for reasoning section also, you can get a book of Banking Services Chronicle, or there is a Lucent publication book for reasoning section. Lucent publication is also there. And then Yash Chand is also there. Okay. R.S. Agarwal, or there are so many other writers, authors of the same title. मतलब अग्रवाल ही है अभी. R.S. अग्रवाल तो काफी पुराने हैं, but और कुछ और लोग भी है अग्रवाल. ठीक है. So but Lucent is good one. थोड़ा सा ठीक है Lucent भी. Arihant publication भी है. You can go to the market and before purchasing book you just go through the content of the book, है ना. थोड़ा सा वो content देख लेना, उसका index देख लेना, difficulty level के questions उसमें दिए हैं क्या वो देख लेना. Otherwise काफी सारे books में आजकल ऐसा होता है कि simple questions दिए जाते हैं. So don't buy these books जिसमें simple होते हैं एकदम से questions, because examinations are getting difficult nowadays. Okay. Now this is second part, that is quantitative aptitude. यहाँ पे दिया है how to prepare for maths. तो how to prepare for maths बताइए. मैथ्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है ना. 10th तक हमने पढ़ा था. हमें टीचर कहती थी 10th में कि भाई 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 30 तक के स्क्वायर बिल्कुल आपको मगअप करने के लिए आपकी टीचर कहती थी, राइट. 10th तक. फिर फिर आपको क्यूब्स, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 के क्यूब, 5 का, 6, 8 तो अप टू 20 के क्यूब्स. ठीक है. फिर आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, हाउ टू डिराइव परसेंटेज, हाउ टू डिराइव एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पर्टिकुलर नंबर्स. ओके. ये जो बेसिक है ना, मतलब नंबर्स, फिर उसमें भी इंटीजर्स क्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, होल नंबर्स किसको कहते हैं, देन यूर जो भी ऑड इवन वगैरह जो भी है. So that basic thing you need to have knowledge about that basic thing. So see, all the chapters related to basic thing is given here. This is addition, multiplication, division, divisibility, squaring, cube, HCM, SCF. Okay, so ये जो 8 chapters है ना, और ये फिर 9वां भी chapter और decimal chapter, ये जो 10 chapters है ना, all are related to your this one basic things. Okay, all are basic. ठीक है. So अभी ये बेसिक बिल्कुल आपको करना ही करना है. LCM, SCF आपको निकालना ही है, because in most of the sections, in most of the questions, you need to have take a help of this LCM and HCF chapter. आपको कभी कभी स्क्वायर निकालने की, स्क्वायर कैसे निकलता है, क्यूब कैसे निकलता है, सो उसका भी जो ये होता है ना, सो आपको उसका भी जो इम्पोर्टेंस है या फिर उसकी भी हेल्प जो है वो यहाँ पे होती है. ओके. देन यू आर हैविंग सर्ट्स, नंबर सिस्टम, binary system. Okay, sometimes these sorts, number system, binary system, that is important with exam. The most important is permutation and combination chapter, probability, ratio proportion, partnership, percentage, average, problems based on ages, profit and loss, simple interest, compound interest, allegation. Okay, so ये जो 25th तक जो लिखे हैं chapters, okay, so all these chapters are important. मतलब आपकी जो main, आपका जो basic है, that is related to this first 8-9 chapters. Okay, फिर आपको decimal fractions पे questions आएंगे, sorts पे आपको questions आएंगे, then number system पे भी questions आएंगे, sometimes binary system पे भी आते हैं. But the most important starts from chapter number 15. जैसे permutation, combination आता ही है, probability, ratio proportion, partnership, percentage, average, and then ages problem, profit and loss, simple interest, compound interest, and then allegation. Okay, so all the chapters are very much important. ठीक है, all the chapters are very much important, and you can take example of just few chapters, whatever given here. See, here there are limitations. I cannot
I'm just discussing with you the pattern of the examination, the content of the examination, which is sometimes I feel most important, because most of the time students don't even know कि what is the content of the examination, है ना. काफी सारे students को content ही नहीं पता होता है, बाकी तो कितना difficult level पे वो है या फिर किस तरह से उसको डील करना है, ये तो फिर पढ़ाने की बात होगी. ओके, ये तो हम ड्यूरिंग कोचिंग क्लासेस में जब भी हमारे लेक्चर्स होते हैं तो तब हम ये सारा का सारा बेसिक लेवल से लेके डिफिकल्ट लेवल तक पढ़ा लेते हैं. ओके, बट फॉर द सेमिनार पर्पज दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू पीपल कि एग्जैक्टली क्या है इसमें वो समझना बहुत आवश्यक है. जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक हाथ दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको कौन सा लूँ. डेसिमल फ्रैक्शंस अगर आपको दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन का चलो डेसिमल फ्रैक्शन, बाइनरी नंबर्स एंड चलो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल लेता हूँ. इट इज डिफिकल्ट, जस्ट मैं ऐसे ही ओके तो अभी जैसे ये चैप्टर है एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो मैंने बताया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. जस्ट हाउ मेनी क्वाड्रिलैटरल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ एन ऑक्टागन. ओके, so how many quadrilaterals can be formed by joining the vertices of an octagon. ये एक क्वेश्चन है. दिस इज इन चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड देन सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन और इसका आंसर जो है वो 70 है. सो इसमें ना एक पर्टिकुलरली फार्मूला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक पर्टिकुलरली फार्मूला अप्लाई किया गया है और उसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट फार्मूला यू कैन डिराइव आंसर टू दिस क्वेश्चन इमीडिएटली. ठीक है. देन और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म with the digits 1, 3, 5, 7 and 9, no digit being repeated. Okay, so यहाँ पे भी एक बहुत ही सिंपल फार्मूला उन्होंने ये किया है, मेंशन किया है. there is one simple formula and the answer is 120 उसमें. ठीक है. and if the repetition of the digits is allowed then the required number जो रहेगा it would be 3125 ऐसा ये है. so this is like this permutation and combination section, it is based on some kind of formulas. Okay, abhi jaisa ek question aur hai, how many words can be formed with the letters of the word international. They have asked you ki how many words can be formed with the letters of the word international. so isme kya hai ki international ye jo word hai, सो उसमें से उसके लेटर्स यूज करके कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे. सो बहुत बड़ा आंसर है इसका, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन इवन. सो इसका आंसर जो पार्ट है इसका जो आंसर है दैट इज 129729600. ठीक है, इतना बड़ा इसका आंसर है. ओके, सो मीन्स इफ यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट्स क्लियर, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग every chapter of this quantitative aptitude or the numerical ability section, then and then only you can score good marks in your quantitative aptitude section, because quantitative aptitude is ultimately totally based on your maximum practice. So first thing is that understanding, and then second thing is that maximum practice. See, बैंकिंग अगर क्वालिफाई करना है तो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बिकॉज एंड उसमें प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज ये रटने वाली चीज नहीं है. दिस इज नॉट कि you are mugging up the formulas and you are trying to apply these formulas for every question, for every problem. So this is not the case with respect to banking examination, or not even with respect to the staff selection examination. Okay, so you need to have very nice practice and you should take a guidance of those people who are having authority over these particular sections. Okay, so जैसे हमारे यहाँ पे कोचिंग होता है इसका, अभी तो हम लोग ऑनलाइन कोचिंग इसका प्रोवाइड कर रहे हैं.
So we are having the best faculties for these sections, and online also we are providing coaching from the basic to the toughest level. Okay, so basic से लेकर tough level तक हम इसका coaching देते हैं सारे sections के लिए, ठीक है. So कम से कम basic foundation एक महीने का हमारा course होता है जो जून में start हो रहा है, first week of June से. And there is another course which is a long term course, long duration course for 4 months. तो इतना सारा समझने के लिए और आपसे अच्छी प्रैक्टिस करवाने के लिए we need at least 4 months. Okay, 4 months. या 4 months भी नहीं मिले तो कम से कम 1 महीने में इसके ऊपर बहुत अच्छी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो हम लोग इसके ऊपर ले सकते हैं. ओके, सो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. इसमें भी मैं थोड़ा सा 1-2 चैप्टर जो है ये करूंगा. देखो, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 cards are drawn. What is the probability that it has? Number 1, both the ace. Second, exactly the queen. Third, no honors card. Fourth, no digit card. And fifth, 1 king and 1 queen. Now with this chapter also there are different formulas. ये chapter भी जो है इसमें अलग अलग formulas apply होते हैं. Simple formulas होते हैं, कोई difficulty level नहीं होती इसमें, लेकिन वो समझना चाहिए. जैसे 52 कार्ड्स होते हैं, सो तो 52 कार्ड्स में एस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी होती है. ओके, वो तो हमें नॉर्मली हम लोग जब वो कार्ड्स खेलते हैं तो हमें पता ही होता है कि इसमें एस कितने होते हैं, क्वींस कितने होते हैं, किंग के कितने कार्ड्स होते हैं. ओके, सो वो थोड़ा सा लॉजिकल भी हो जाता है. कभी कभी you don't need to apply formula, and simply on the basis of logic only you can derive your answer. Okay, then ऐसे ही काफी सारे questions है इसमें. A box contains 5 green, 4 yellow and 3 white marbles. 3 marbles are drawn at random. What is the probability that they are not of the same color? एक question पूछा गया है probability में. Again, some formula is needed here. On the basis of that formula you can easily derive आंसर. ओके, सो और काफी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस फिर आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होते हैं. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट वेरी मच लेंदी बट दैट आर ट्रिकी, एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर लेंदी बट दैट आर नॉट ट्रिकी. ऐसा भी कभी होता है, ठीक है. देन वी हैव रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर. अगेन इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, वो उसके कुछ फॉर्मूलाज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के. उसमें A:B, B:C, C:D, D:E, इस तरह से कुछ टाइप्स होते हैं. वो टाइप्स अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो सो आप इसका आंसर निकाल सकते हो. जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं. ₹425 is divided among 4 men, 5 women and 6 boys such that the share of a man, a woman and a boy may be in the ratio 9:8:4. What is the share of a woman? So इन्होंने पूछा है कि 425 रुपए है, divided among 4 men, 5 women, 6 boys, such that the share of a man, woman and boy may be in the ratio of 9:8:4. What is the share of a woman? Okay, so इसका आंसर जो है the share of a one woman is equal to 34 इसका आंसर है. So ये भी कभी कभी लॉजिक पे होता है आपके. आप you can calculate these particular kind of problems in your mind only. आप बिल्कुल दिमाग में अगर आपका लॉजिकल अच्छा है, लॉजिक अच्छा है, तो आप immediately you can derive answer to these kind of questions without knowing any formula. So there are certain sections or certain questions which are based on formula, and certain questions do not require any kind of formula. Okay, फिर उसके बाद पार्टनरशिप के क्वेश्चंस है. पार्टनरशिप में आपको बिल्कुल परसेंटेज निकालते आना बहुत जरूरी है. एंड परसेंटेज अगर आप निकालते हो, परसेंटेज का आपको नॉलेज है, तो पार्टनरशिप में आपको हेल्प होगा. जैसे A and B entered into a partnership, investing 16,000 and 12,000 respectively. After 3 months, A withdrew 5,000 while B invested 5,000 more. After 3 months, more months, C joins the business with a capital of rupees 21,000. After a year, they obtain a profit of rupees 26,400. By what
वैल्यू डज द शेयर ऑफ बी एक्सीड द शेयर ऑफ सी। ओके, इन्होंने पूछा है कि बी का जो ये जो है बाय व्हाट वैल्यू डज द शेयर ऑफ बी एक्सीड द शेयर ऑफ सी, सी से बी का शेयर कितना बढ़ गया है, ये इसके बारे में इन्होंने पूछा है। अगेन दिस इज नॉट वेरी मच ट्रिकी। आप इसको अगर प्रॉपरली पढ़ के अंडरस्टैंड करके अगर आप इसको करते हो और आपकी अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, यू कैन सॉल्व इजीली, but at certain cases in certain problems you need some kind of formulas, you need some kind of tricks also. And keep in mind, not every question of the mathematics section is solved on the basis of trick. सारे क्वेश्चंस ट्रिक के आधार पे सॉल्व नहीं हो सकते, कभी कभी आपको उसका डेरिवेशन भी निकालना जरूरी होता है। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर एक्सपेक्टिंग कि सर ट्रिक बताइए ट्रिक बताइए। सो अगर आपको ट्रिक भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी है, so you need to have understanding of the lengthy process of that particular sum. Agar if you are getting a lengthy process, then and then only you will get to know about the trick. Okay, you will understand trick. फिर यहाँ पे परसेंटेज के प्रॉब्लम्स हैं। ओके, परसेंटेज में भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके, and various type of questions are there in percentage. Then we have profit and loss. A man buys a toy for 25 and sells it for 30. Find his gain percent. Okay, very simple question. A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 950 gram for the kg weight. Find his gain percent. Okay, find his gain percent. So इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला एक आता है, परसेंटेज गेन इज इक्वल टू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर ही इंटू 100। सो इसका आंसर 5.26% आता है। ठीक है, इसमें शॉर्ट मेथड भी आती है, डिटेल मेथड भी आती है। ठीक है, सो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओके, मींस मैं कितने भी प्रॉब्लम्स अगर पढ़ूंगा तो इमीडिएटली आपको अभी नहीं समझेंगे। एंड देन वी हैव सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले प्रॉब्लम, एंड देन एलिगेशन एंड मिक्सचर वाले प्रॉब्लम्स है। जैसे इन जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200 and if legs are counted there are 580, how many pigeons are there? सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसमें रैबिट कितने, पिजन्स कितने, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके आपको इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड। अ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 4:1. When 10 liters of the mixture is taken out and 10 liters of liquid B is poured into the jar, the ratio becomes 2:3. How many liters of liquid A was contained in the jar? Okay, again this is a problem of alligation and mixture. Okay, so time and work is also there. ये पे 25 questions हो गए, और इसमें एक section है, I am just sharing with you that section also. देखो अभी ये 25 चैप्टर्स हो गए थे, अभी देखो 26 से लेके 37 तक के चैप्टर्स है। टाइम एंड वर्क इज देयर, वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टर्स, टाइम्स एंड डिस्टेंस, ट्रेन, स्ट्रीम्स, देन ये मेंसुरेशन 1, मेंसुरेशन 2, सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, डेटा एनालिसिस एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री। सो ये सारे जो चैप्टर्स है, अभी इतना तो टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूं, but data interpretation, I would like, data interpretation is the most important part in all competitive examinations, and you will get questions related to this data analysis, data interpretation. Okay, suppose of जैसे अभी इसमें पढ़ना भी थोड़ा सा difficult हो जाएगा, because sometimes they use graphs, okay, like okay, graphical kind of questions देते हैं, and on the basis of graph you need to identify answers to the questions. So ये data interpretation में इस तरह से questions होते हैं, ग्राफ देके फिर उसके आधार पे आपको questions निकालने होते हैं। But the most important thing मैंने कहा कि if you want to identify answers to the data interpretation, then you should have a knowledge of percentage, LCM, HCF और average आपको निकालना आना जरूरी है। And the most important chapter of
This one is trigonometry. So what is trigonometry? In trigonometry, you should have a knowledge of all the things. Okay, trigonometry में आपको क्या क्या knowledge होना चाहिए? Trigonometry में आपको triangles, okay, आपको फिर वो sin theta, cos theta, okay, tan मतलब sin, cos, tan, cosec, cot, ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है ये तो सुने ही होंगे आपने जब ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा होगा 10th लेवल में या 12th लेवल में. ओके, एंड यू हैव दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ डिफरेंट एंगल्स. सो उसका जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट के अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यूज है, वो आपको पता होनी चाहिए. एंड इसमें जैसे क्वेश्चंस में पढ़ूँ, 300 meter from the foot of a cliff on ground level, the angle of elevation on the top of a cliff is 30 degree. Find the height of this cliff. ये एक क्वेश्चन है. सो इसमें फिर ट्रायंगल वगैरह लेके इसका आंसर निकाला जाता है. देन और एक क्वेश्चन है, an aeroplane when 33,000 meter high passes vertically above another at an instant when the angles of elevation at the same observing point are 60 degree and 45 degree respectively. How many meters lower is one than the other? Okay, so ये थोड़ा सा difficulty level हो गया. So ये trigonometry, geometry, okay, and mensuration, all these things are there in your this banking examination syllabus. At the same time, this syllabus is there in your staff selection examination. This particular section is most difficult in your staff selection examination. Keep in mind, if you are going for staff selection examination, which is conducted for group B level positions, group B level recruitment, officers in central government, that is in income tax, customs, audit department, account department, then your CBI, statistics department, okay, railways department of central government, foreign affairs department of central government at the group B level. Then trigonometry, geometry, and this quantitative aptitude. This portion is very much difficult in your staff selection examination. Okay, so this is just syllabus which I have discussed with you, because in many when I talk to many students, those who come to our institution at Mumbai, so we found that students don't have any idea. Blindly students are preparing for banking and other competitive examinations blindly. बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि सिलेबस में कंटेंट क्या होता है. जैसे हम पूछते हैं कि आपने बीकॉम किया है, तो बीकॉम के स्टूडेंट्स की नेचुरल चॉइस होती है बैंकिंग, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट बैंक एंड द नेशनलाइज्ड बैंक. ये डिफरेंस नहीं पता होता है काफी लोगों को. तो उनको लगता है कि चलो हमारा बीकॉम हो गया तो हम इजीली बैंक में हमें जॉब मिल जाएंगी. सो इफ यू वांट टू गेट इनटू बैंकिंग, यू शुड हैव गुड मैथमेटिक्स, यू शुड हैव गुड रीजनिंग, क्योंकि आपको वहाँ पे आपके कॉमर्स के या इकोनॉमिक्स के नॉलेज पे सिलेक्ट नहीं किया जाता. वहाँ पे आपको जो IBPS क्लरिकल पीओ या फिर SBI क्लरिकल पीओ की जो एग्जाम्स है उसका प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई होना होता है. उसमें सेक्शनल कट ऑफ है. फिर जब आप मेंस लेवल पे जाते हो तो फिर आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिर से इंग्लिश. फॉर इंग्लिश यू शुड हैव गुड कमांड ओवर योर ग्रामर. यू शुड बी गुड एट ग्रामर. ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए. और फिर ग्रामर के ही आधार पे अलग अलग जैसे एडोम स्पीचेस हो गए, देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गए, देन फाइंड आउट द ऑड. ओके, फिर उसमें एरर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सो उस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में भी होते हैं. सो इंग्लिश इज नॉट अ बिग चैलेंज, बट यस, इफ यू बिलोंग टू वर्नाकुलर मीडियम देन इंग्लिश इज द चैलेंज. अगर आप वर्नाकुलर मीडियम से हो and if you are not very good in English, then English is another challenge for those students who are from vernacular medium. Otherwise, if you are from this one background, कि आपका English medium वगैरह था, okay, right from your childhood you have pursued your entire education in English medium, then English is not a challenge, but still it require practice. Okay, you should have a proper understanding of the trend which is asked in these staff selections or banking and RRB kind of examinations. ठीक है,
तो इंग्लिश इज नॉट चैलेंज, बट कैरी ऑन योर रीडिंग ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर. इंग्लिश न्यूज़पेपर जो होता है ना, उसका अच्छे से रीडिंग जो है वो आप कंटिन्यू करना. आप लोग पढ़ते हो क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर? हाँ सर, पढ़ते हैं. विच न्यूज़पेपर? क्रॉनिकल. क्रॉनिकल. क्रॉनिकल और टाइम्स ऑफ इंडिया. क्रॉनिकल. अभी तो ओके. नहीं आ रहा ना सर. हाँ, अभी तो नहीं, अभी तो ऑनलाइन है ना, लेकिन ऑनलाइन पढ़ते जाओ. हाँ कैसे पढ़ते सर. हो न्यूज़पेपर को? न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हो? मतलब मतलब मीन्स जैसे कितने टाइम में पढ़ते हो? 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में? कितना टाइम लगता है सर, हाफ एन आवर में? कैजुअल डेज में तो जस्ट हेडलाइंस देख लेती हूँ. ओके. हाँ. अगर टाइम मिला तो संडे ऐसा, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है तो डीप टॉपिक में जाके देखती हूँ मैटर क्या ओके. है अभी तो. अच्छा अच्छा. सो देखो क्या है ना कि बेसिकली इफ यू आर गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, सो ट्राई टू आइडेंटिफाई वोकैब्युलरी, न्यू वर्ड्स. आप खुद का एक न्यू वोकैब्युलरी तैयार करो A to Z का. ओके. यू विल कम टू नो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस कैसा है न्यूज़पेपर्स में. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस कैसा है, फिर उसमें जो ग्रामर है, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट ग्रामर. ट्राई टू आइडेंटिफाई न्यू वर्ड्स, बिकॉज आपका जो बैंक में जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब जिसे समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट आल्सो, बिकॉज हमें क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो एक कम्युनिकेशन होता है इंग्लिश में और हो या फिर सिंपल हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, सो उसमें हम वी डू नॉट यूज डिफरेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश. सो इफ यू आर कलेक्टिंग दिस डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम योर दिस वन newspapers, so you will find ki you can attend questions related to synonyms and antonyms, uh, not in a difficult manner. You won't find that particular portion as a difficult. So synonyms and antonyms के लिए English newspaper का reading होना आपका बहुत जरूरी है. और फाइंडिंग आउट द एरर्स, जो एरर फाइंड आउट करने के लिए जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, उसमें भी आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर का रीडिंग अच्छा रहेगा. और फिर बेसिक जो ग्रामर की जो बुक्स है आपकी, जैसे 10th और 12th की बुक्स है, वो आप बिल्कुल अच्छे से करिए. एंड देयर आर प्रैक्टिस सेट्स ऑल्सो. काफी सारे बैंकिंग के प्रैक्टिस सेट्स होते हैं. अल्टीमेटली देयर इज अ प्रैक्टिस सेट फॉर इंग्लिश ऑल्सो, so that you can buy and that you can practice. So these are three sections of related to banking examination which are very common in staff selection also. बैंकिंग का एक जो सेक्शन है जो मेंस लेवल का है, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज. So nowadays everybody is having computer knowledge, so I don't think it is important to discuss that computer knowledge section. But keep in mind, computer or the information technology, okay, or what is the whatever the technological part, so it should be related to the banking. How this computer technology, how this information technology, how this particular technology is using in bank, है ना. जैसे हम ATM है या फिर अभी काफी सारे जैसे ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह हो गया. सो हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर बैंकिंग. सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स. ओके. सो कंप्यूटर नॉलेज जो है वो बैंक में किस तरह से यूज होता है, उस पर्सपेक्टिव में आपको देखना है. तो कुछ क्वेश्चंस उस हिसाब से रहेंगे आपको. एंड देन वन मोर थिंग, बाकी जैसे जो बेसिक आप लोग कोर्स करते हो, जैसे 3 मंथ्स का कोर्स वगैरह होता है, कुछ 6 मंथ्स का कोर्स होता है, एंड इवन इन योर ग्रेजुएशन ऑल्सो यू कैन हैव कंप्यूटर नॉलेज. कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है. ओके. सो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटर section. Okay. And then the most important part at the mains level is banking knowledge, banking economy. Okay. So for example, जैसे भी यहाँ पे बैंकिंग के जो एग्जाम है, इन बैंकिंग एग्जामिनेशन they will not ask you questions related to history or the geography or the general science. They will ask you questions related to Indian economy. They will ask you questions related to the history of banking, present structure of banking, what is the role of RBI, what is monetary policy, what are the different schemes of the banking. Okay. Different schemes of banking. What is repo rate, what is reverse repo rate. Okay. What is bank rate. Okay. What are the commercial banks, etc., etc. Okay. Then they can ask you questions related to a taxation policy. They can ask you questions related to the budget. Okay. They can ask you question related to the national income. जैसे for example GDP होता है. Okay. GDP होता है gross domestic product. GNP होता है gross national product. NNP होता है net national product. है ना.
So on the basis of all these particular things, you can identify your national income. So specifically, economy is important. Sometimes you can get questions related to 5-year plannings. Now 5-year plannings have been stopped by the government of India, central government. And now instead of 5-year plannings, government have created new institution, or government transformed that 5-year planning into Niti Aayog. Okay, Niti Aayog. So Niti Aayog is also important with respect to your competitive banking examination and rest of the examinations. And then you have different schemes, जैसे बैंकिंग के माध्यम से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्टेट्स के एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, फार्मर्स होंगे, वीकर सेक्शंस हो गए, जैसे स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जाम में आ सकता है. बिकॉज अल्टीमेटली बैंकिंग के थ्रू जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर, टू डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर फंड्स to the needy sections of the society. जैसे farmers है, so farmers are in need. So farmers को जो पैसा मिलता है, that is through bank. ठीक है? So all these particular schemes, how banking is effective in all these particular schemes, that can be question. ठीक है? तो उसमें factual questions काफी सारे आ जाते हैं. जैसे for example जनधन योजना होगी, तो जनधन योजना can be question for examination, and it is asked on many occasions in banking. 5-year plans के क्या goals थे, क्या उद्दिष्ट थे, उसके बारे में. हमारा ग्रोथ रेट कब कितना था, उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं. हमारा जीडीपी क्या है, फिर हमारा जो रिलेशन है, वॉट एवर हेल्प वी आर गेटिंग फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक्सेट्रा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, सो ओवरऑल इन एट मेंस लेवल, your general knowledge related to banking, related to economy, related to taxation, somehow current affairs, sometimes current affairs, like किसी को कुछ अवार्ड मिल गया, कोई नई बैंक खुल गई, किसी बैंक का मर्जर हो गया, कोई चेयरपर्सन है बैंक्स के, जैसे अभी बीच में आईसीआईसीआई बैंक का एक प्रॉब्लम हुआ था, एंड that lady of ICICI bank, she got investigated. Okay, so these kind of if these things happen in the bank, और एक बहुत ही important topic है banking से related, that is NPA. What is NPA? What is NPA, Priyanka? Priyanka, what is NPA? Aparna, what is NPA? Can you hear me, Aparna and Priyanka? What is NPA? Aparna, if you want to talk to me, you have to unmute your this one. आपका जो एक माइक है ना, माइक वहां पे देखो, माइक का सिंबल है, हेडफोन का सिंबल है. अपर्णा अनम्यूट करो, अपर्णा अनम्यूट करो उसको. एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. हेलो, हाँ हाँ अपर्णा, अभी बोलो आप. हाँ हाँ अपर्णा, कैन यू हियर मी? You can talk to me now. So what you are doing, Aparna? What is your qualification? BCom final year. BCom final year, and you are from the same place, Hyderabad. 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 Okay, great. So you want to go for banking? You want to prepare for banking exam? Yes sir, banking. अच्छा, क्यों आपको बैंकिंग में क्यों जाना है? बहुत पैसा रहता है क्या वहाँ पे? नहीं सर. Everywhere there is a money. मुझे बैंकिंग पीपल आर सराउंडेड बाय मनी. ओके, है ना, पूरा ट्रेजरी जो रहता है वो बैंक में रहता है. सो यू वांट टू गो इनटू बैंक, यू वांट टू जॉइन बैंक बिकॉज ऑफ दैट? No sir. No, okay, so anyway you are from BCom. So what is NPA, non performing asset? क्या है ये NPA? What is NPA? You must have knowledge of NPA. NPA होता है ना? What is NPA, non-performing asset? You must have studied this thing in banking. Sorry, this thing in your commerce. पढ़ाई की नहीं इसको commerce में? हाँ प्रियंका, have you studied? Have you heard this word NPA, non-performing asset? What is NPA? Hello. Okay,
So non-performing asset is one thing. कि suppose if bank is giving loan to customer, so bank is not getting return out of that. Okay. जैसे अभी केसेस हुई भारत सरकार ने, मतलब जैसे अभी हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया wrote off or waived loans of so many industrialists, almost 50 industrialists. So that is I think some 65,000 crore rupees. Okay, so that is called as NPA. NPA मतलब क्या है कि if you are not getting anything out of that loan distribution, okay, and even if you are not collecting your principal amount, and keep aside the interest, even if you are not getting your principal amount, then there is a generation of NPA, non-performing assets. इस तरह से create होती है. Basically banking का जो फंडा है कि distribution of the loans, collection of deposits from the customers and distribution of the loans, and to take interest from people. So on the basis of that only banking industries are growing. अगर ये NPA इस तरह से generate होता है तो banking industry grow नहीं हो सकती. Anyway, तो काफी सारी बातें होती है इससे related. And if you are going for clerical examination, तो आपको 2 ही stages है, prelims and mains. If you are appearing for PO, that is assistant manager, or then specialist officer and management training examination, then you are having mains examination plus GDPI, group discussion and personal interview. So this is all about your banking examination. I just want to correlate this particular thing with your Reserve Bank of India examination. Almost the syllabus is same, but in the Reserve Bank of India examination, there is one paper which is descriptive, and you should be good in finance and economics, okay, at the mains level of Reserve Bank of India. If you compare this syllabus, okay, so in RRB examination, Railway Recruitment Board examination, you are having a general studies part, okay, that is along with your this thing, that is quantitative aptitude and reasoning. You are having another section that is called as general knowledge. So I think Madhavi, na Priyanka, your sister Madhavi, where she is? Madhavi? Where she is? Madhavi? कहाँ पे? हेलो. अच्छा चलो जान दो, आप ही सुन लो. And you pass on my message or this information to Madhavi. So if she want to go for RRB examination, that is Railway Recruitment Board examination, then along with your reasoning and quantitative aptitude, you should be good at your general knowledge. So general knowledge में क्या क्या होता है? जनरल नॉलेज में आपको इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़े से क्वेश्चन आएंगे. इंडियन हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस आएंगे. आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बेसिक आर्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल यूर सिटीजनशिप आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल, फिर आपका जैसा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होता है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं. ओके, सो यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. जैसे प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स का इलेक्शन किस तरह से होता है, स्पीकर क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन क्या होते हैं राज्यसभा का, पार्लियामेंट का फंक्शन किस तरह से होता है. ओके, एंड देन स्टेट असेंबलीज किस तरह से फंक्शन करती है, गवर्नर का क्या फंक्शन होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पावर्स होते हैं, एवरीथिंग. ओके, सो ये जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज बोल सकते हैं, which is related to history, which is related to constitution, somehow which is related to economy, and then general science also. In general science, you should have basic understanding of your biology section, biology. Okay, that is जैसे ये अभी कोरोना वायरस आया ना, कोरोना वायरस, so सबको कोरोना वायरस पता है, right? So जैसे कोरोना पता है तो फिर बाकी भी पता होना चाहिए, बाकी भी वायरस कैसे होते हैं, और फिर ऐसा अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके ऊपर क्या मेडिकेशंस है. जैसे कोरोना के अगर सिम्टम्स पूछे, सो डॉक्टर से भी बता रहे, गवर्नमेंट इज आल्सो टेलिंग कि दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, राइट.
So in examination, you can get this kind of question where this general studies is a part. So railways के exam में ये viral diseases, bacterial diseases, fungal diseases, protozoal diseases, आपका इंटर ह्यूमन एनाटॉमी, जैसे आपका आइज का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. ओके, फिर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा इकोनॉमी, थोड़ा सा जनरल साइंस एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी. Okay, mountain ranges, rivers, and then your plateaus, soils. Okay, this thing is also important, and all over together, current affairs. जैसे current affairs at the national, having national importance and international importance. So these sections are also important for your RRB examinations, Group C, Group D, and Group B examinations, and for your staff selection commissions examination. Okay. So whatever required for to qualify and to appear for this examination, that is for banking and for staff selections and for railway recruitment board, I have discussed sufficiently with you people. Now if you are having any question, you can ask me. आपको अगर कोई question है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. Any question, Aparna? You joined late. सर ये एग्जाम्स कब होगा सर? Pardon? सर हाँ बोलो. सर एग्जाम्स कब होगा सर? एग्जाम्स कब होगा? अभी कैसा है ना कि जैसे आईबीपीएस का जो शेड्यूल है, आईबीपीएस का शेड्यूल देखो मैं आपको शेयर करता हूँ. मेरे पास एक शेड्यूल है ऑलरेडी, लेकिन क्या है ना कि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इमरजेंसी आई डोंट थिंक कि they will follow their schedule, because most of the examinations of UPSC and even your this staff selection commissions examination, okay, so that have got postponed. Okay, देखो ये IBPS का schedule है ये. हाँ, this is a schedule of IBPS for your 2020. okay, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट्स. सो ये अगस्त का एग्जाम दिया है, 1 अगस्त का, 2 अगस्त का, 8 अगस्त का, 9 अगस्त का एंड 16 अगस्त का, राइट? ये दिया है इन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, बराबर. बट आई डोंट थिंक कि दिस दे विल फॉलो दिस शेड्यूल बिकॉज ऑफ द कोरोना इमरजेंसी, है ना. अभी ये देखो, ये क्लरिकल लेवल का है. ओके, नहीं, ये यहाँ पे ऑफिसर्स एंड देन ऑफिस असिस्टेंट. सो ऑफिस असिस्टेंट मींस क्लरिकल. देन वी हैव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, मेंस एग्जामिनेशन. सो ये प्रोबेशनरी ऑफिसर का देखो ये अक्टूबर का शेड्यूल है, फिर ये नवंबर में मेंस का दिया है, एक ही महीने का गैप है. ओके, एंड देन क्लर्क्स का देखो ये 12 टिल का मतलब दिसंबर का है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी दिसंबर का है. सो पॉसिबली दे कैन फॉलो दिस दिसंबर वाला शेड्यूल. बट आई फील अगर ये जो शेड्यूल है, अगर ये पीओ का वगैरह, इफ दिस शेड्यूल इज शिफ्टिंग, सो rest of the schedule will automatically get shifted, okay, or postponed. So that's why you need to check on online. IBPS का website है ibps.in. see, this is www.ibps.in, है ना. This is a website of IBPS. So you need to check on IBPS website, okay. And then staff selection का भी website है ssc.nic.in या gov.in ऐसा website है उसका. You can check that website. But as per considering the situation, I don't think this year all the commissions or all the boards, those who are conducting examinations, they will maintain their schedule. But you consider कि आप ऐसा ध्यान में रखिए कि अगर टाइम पे एग्जाम्स होते हैं तो आपको भी प्रिपरेशन करना है, आपको भी प्रिपेयर होना है, ठीक है. अगर आपने अभी तक इसका प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, एंड इफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन बट यू आर फॉलोइंग जस्ट गाइड, सो कीप असाइड गाइड. गाइड इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन. जैसे मैंने अभी ये 2 आवर्स का मैंने ये सेशन लिया कंप्लीट, ओके, फॉर बैंकिंग एंड रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. सो
I have just discussed with you. मैंने अभी इसमें I cannot elaborate. I cannot discuss different so many problems. I cannot teach you here. This is just for the basic understanding. ये basic understanding के लिए और थोड़ा सा काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि ब्लाइंडली फॉर्म भरते हैं, बैंक का एग्जाम का, स्टाफ सिलेक्शंस का, रेलवे रिक्रूटमेंट का, LIC का, और उन्हें सिलेबस भी पता नहीं रहता. उन्हें तो पोजीशंस भी नहीं पता होती है कि अगर वो बैंक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या पोजीशंस होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PO, मैनेजमेंट ट्रेनी, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स. काफी लोगों को नहीं पता होता है. सो आई हैव जस्ट डिस्कस बेसिक सिलेबस, थोड़ा सा क्राइटेरिया मैंने बताया, कुछ उसके जो सेक्शंस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. शेड्यूल कौन सा भी रहो, लेकिन यू कीप इन माइंड कि इफ यू वांट टू क्वालिफाई बैंकिंग एग्जामिनेशन, आपको रीजनिंग के ऊपर अथॉरिटी लेने के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर अथॉरिटी लेने के लिए और इंग्लिश के ऊपर अथॉरिटी लेने के लिए कम से कम आपको डेडिकेटेडली 6 मंथ्स चाहिए. डेडिकेटेड 6 मंथ्स. ठीक है. कैसा है आपका मैथ्स? कैसा है अपर्णा, प्रियंका? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर मैथ्स? मैथ्स कैसा है आपका? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आता है अच्छे से? हाँ प्रियंका, आपका माइक जो है इट इज नॉट, इट इज, हाँ उसको, हाँ प्रियंका, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू यू? प्रियंका नॉट सो परफेक्ट सर, अभी वो देख रही हूँ मैं. अभी देख रही हो तो उसको अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो उसको, और सिर्फ देखो मत, तो उसको प्रैक्टिस करो. Okay. हाँ, क्योंकि उसको देखने से नहीं होगा, उसको देखने से रोज आप देखोगे सर उसको. फिलहाल अभी प्रैक्टिस तो नहीं चल रहा, अभी मेरा डिग्री एग्जाम्स है ना, तो उसका ही मैं देख रही हूँ. हाँ उसको देखो, उस डिग्री एग्जाम को देख के. इसको और माधवी क्या कर रही है? व्हाट माधवी इज डूइंग? शी इज आल्सो परस्यूइंग हर MBA. हाँ सर, हाँ उनका भी अभी पता नहीं, मतलब अभी कोरोना का चल रहा ना, तो सडनली कब एग्जाम का डेट डिक्लेयर होता पता नहीं. और हमारा जो भी तेलंगाना में क्या डिक्लेयर किया है? तेलंगाना में क्या डिक्लेयर किया है? वहाँ पे यूनिवर्सिटीज ने वगैरह क्या डिक्लेरेशन किया है? अभी हमारा एग्जाम फी का डेट आया सर 10th जून. तो मैं समझे अगर 10th को एग्जाम फीस लास्ट डेट है, तो वो मे बी ये मंथ एंडिंग तक तो एग्जाम स्टार्ट होते होंगे, क्योंकि एकेडमिक ईयर डिस्टर्ब होता बोल के हमारे चीफ मिनिस्टर सर बोले विल ट्राई टू मैनेज टिल जून. Okay. जून से this पहले. This is case almost in every parts of India. The academic year will automatically get shifted because there is a problem of corona everywhere. Okay, no state of India is it's not the situation ki this state is safe and that state is under danger zone. Okay, so all the states, क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, so they carried away corona with them. Okay, so that is a problem with all states in India. So ये तो shift होने वाला है. Anyway, Aparna, what is your status of maths? Maths, reasoning? Sir, I'm very weak in maths, sir. You are very weak in maths. Okay, so फिर कैसे करोगे उसको? Practice करना है. Practice करना है, तो बहुत अच्छे से practice करना है. And there must be Telangana Public Service Commission. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन होगा ना वहाँ पे, TPSC. हाँ. TPSC तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन है. हाँ सर. So see, so you try to see, you students are very much, means आप लोग just अभी आपका graduation कर रहे हो, so आप लोग एक बात और ध्यान में रखना कि you try to find out the opportunities through TPSC. जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारे डेप्यूटी कलेक्टर, DYSP, तहसीलदार की वगैरह पोस्ट होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ ऑफिसर्स वगैरह. सो सेम TPSC में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. ठीक है. So get a syllabus copy of TPSC. Try to identify कि which are the posts, what are the opportunities, उसका क्या syllabus है वो देख लो. Normally जो मैंने जनरल स्टडीज बताया आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी वगैरह, जनरल साइंस, एंड फिर ये रेस्ट ऑफ द सेक्शंस, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. So that is common syllabus for all states in India, for all states examinations.
So you just get a syllabus copy of Telangana Public Service Commission examination. And अगर maths अगर आपका अच्छा नहीं है ना, तो don't go for banking examination. Simply, okay. This is my suggestion. If you are not good at maths, so practice. आप 6 months करके देखो. अगर 6 months में आपको लगता है कि I am not getting good hand over maths, quantitative aptitude समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जैसे सिंपल प्रॉब्लम्स तो समझ में आते हैं लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है तो मुझे समझ में नहीं आता है. So instead of wasting your time on that quantitative aptitude, you just shift your focus from banking examination to your state services examination. और अगर आप dedicated हो आपके पढ़ने के लिए, and if you want to go at a very highest position in this entire administration, so I would again suggest you to think about UPSC civil services examination also, जिससे आप लोग IAS, IPS, foreign services, revenue services में वगैरह जा सकते हो. That is also the another best option for you people. Okay. So any more question? Any more question? Because this is a time to conclude this session. This is a time to conclude. सर अभी प्रिपरेशन के लिए जो भी आप सजेस्ट किए हैं वो मतलब काफी है क्या वो? देखो मैंने तो कहा पहले कि आप गाइड रखो, लेकिन गाइड में से आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मिल जाएंगी. लेकिन गाइड में क्या होता है कि एक चैप्टर में मतलब एक चैप्टर केवल 2 पेजेस का होता है गाइड में, ठीक है. लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स लोगे तो आपका एक चैप्टर जो रहेगा वो 10-15 पेजेस का रह सकता है, ठीक है. सो आप यू बाई दैट बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल बुक, और अरिहंत इज देयर, ल्यूसेंट इज देयर, टाटा मैग्रो पब्लिकेशन इज देयर, and then Yes Chand is also there. So many different books are there, and there are so many good authors also, and there are certain books which are like to get hand over maths. Okay, so fast calculations के लिए भी कुछ ऐसे वंडर मैथ्स के भी कुछ बुक्स हैं, तो वो भी आप मार्केट में ढूंढ के ले सकते हो. बट कीप इंडिविजुअल कॉपी फॉर एवरी सेक्शन. मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एक बुक लो, रीजनिंग में आपका अगर वर्बल और नॉन वर्बल के लिए अलग अलग बुक्स लो, गेट अ कॉपी ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन सेपरेटली, और जो इंग्लिश का जो बुक है इंग्लिश प्रैक्टिस का वो अलग से लो. और फिर जनरल नॉलेज के लिए यू कैन गेट अ कॉपी ऑफ ल्यूसेंट पब्लिकेशन फॉर बैंकिंग, फॉर योर रेलवे एग्जाम्स, फॉर स्टाफ सिलेक्शंस. और थोड़ा सा जो एनसीईआरटीज वगैरह जो होती है ना स्कूल की, वो थोड़ा सा पढ़ लो आप. उपकार पब्लिकेशन की भी बुक्स आती है कुछ, उपकार पब्लिकेशन, उसकी भी कुछ अच्छी बुक्स आती है जनरल नॉलेज के लिए, वो पढ़िए. एंड फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल, ये एक मैगजीन है, सो उसे आप रेगुलरली पढ़िए. आपका जितना भी जीके वगैरह है वो उसमें से कवर हो जाएगा, बीएससी. ओके. और प्रतियोगिता दर्पण ये भी एक मैगजीन है, यू कैन गेट अ कॉपी ऑफ दैट ऑल्सो. ये भी मैगजीन है मंथली. अगर आप इसको पढ़ोगे बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण को, तो इसमें से भी काफी सारा जो है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं, काफी सारे पेपर्स इसमें आते हैं. सो यू कैन गेट दिस कॉपीज एंड यू कैन प्रैक्टिस ओवर दिस. एनी मोर क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? गौरव? नो क्वेश्चन? EPFA examination. What about EPFA examination? EPFO, Employees Provident Fund Examination. Employees Provident Fund Organization. It is for the Provident Fund Department. Provident Fund Department, EPFO. Who is organized? It is under the Ministry of Labor. Labor Ministry. EPFO department works under the Ministry of Labor. Same syllabus रहता है उसके अंदर? Syllabus is almost same. Okay. Syllabus is almost same. Whatever I discussed with you, reasoning, quantitative aptitude, English, GK, this entire syllabus is common for your LIC exam, banking examinations, staff selections examinations, your RBI examination. There is a little bit difference everywhere. Okay, जैसे अगर कुछ EPFO डिपार्टमेंट है तो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ESIC होगा तो इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, LIC है तो इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं GS पार्ट में. LIC की वगैरह डिफरेंट एग्जामिनेशन होती है क्या? LIC वगैरह उसकी डिफरेंट एग्जामिनेशन. LIC is a different examination. Life insurance is a different examination.
LIC is for like your recruitment of development officers, उसको ADO कहते हैं. फिर AAO, ओके, असिस्ट AAO भी एक पोस्ट होती है ऑफिसर लेवल की, उसके लिए होता है. ओके, so I think this is sufficient for this lecture, this session. Priyanka and Madhavi and Sonali Gaurav, thank you very much for joining this session. Aparna, I think she got disconnected or kuch technical problem hua hoga. So thank you very much for hearing me. And Priyanka, myself, Mangesh Naneshwar Borkar, I am a director of Sambodhi Career Academy, which is located at Mumbai. And we have been in competitive examinations field since 15-16 years. And many of our students, they got selected through UPSC examination as IAS, IPS, IRS officers. One of my student is posted at Hyderabad only. He is a deputy commissioner in customs department. Okay, he qualified UPSC examination in the first attempt. मेरा एक स्टूडेंट है जय वाघमारे नाम का, तो वो आपके हैदराबाद में ही पोस्टेड है. तो इफ यू वांट यूपीएससी एग्जामिनेशन, कभी आप उससे मिलने जा सकते हो. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट यूपीएससी, इफ यू वांट टू गेट इनटू द हाईएस्ट services through UPSC, so you can contact me, and I will give you the reference of proper people in your areas. You can meet them, or otherwise we are having online foundation batches for so many examinations which are going to be started in the month of June. जून से हमारी इसी तरह से ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है. ओके, एक महीने की या फिर 4 महीने की भी हमारी एडवांस बैचेस स्टार्ट होंगी रिलेटेड टू बैंकिंग एंड ये स्मॉल एग्जामिनेशंस. सो उसका बेनिफिट ले सकते हो. तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे मुंबई ठाणे में लोकेटेड है, बट वी आर हैविंग ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर ऑल एग्जामिनेशंस ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, रेलवेज, LIC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है 8108016455. That is my mobile number and that is my WhatsApp number also. आप मेरा जो YouTube चैनल जो है वो भी आप सब्सक्राइब कर लेना, जिसकी लिंक मैंने भेजा था. उस पे काफी सारे जो लेक्चर्स हुए नए अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वो हम अपलोड करेंगे. Possibly after few days we shall start uploading lectures related to quantitative aptitude and reasoning also possibly. ठीक है, वो उसका कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ये कोरोना के सिचुएशन में हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, उसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू अपलोड दीज लेक्चर्स रिलेटेड टू बैंकिंग. ओके, बट वी शैल ट्राई टू अपलोड वेरी सून इन अ नियर फ्यूचर. सो यू जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड गेट इन कॉन्टेक्ट विथ मी. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जामिनेशन. कंफ्यूजन के स्टेट में मत रहो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है. बैंकिंग एग्जामिनेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट वन, लेकिन आपको कम से कम 6 to 9 मंथ्स का डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए. रेगुलरली आपका 5-6 आवर्स का प्रिपरेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशंस में रीजनिंग, मैथ्स का पार्ट टफ होता है. ओके, और उसके ऊपर अगर अथॉरिटी लेनी है तो आपको गाइडेंस भी अच्छा लगेगा. बेसिक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बेसिक पढ़ने से सिर्फ आप थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन आज बैंकिंग और स्टाफ सिलेक्शन बहुत टफ हो रही है एग्जाम्स. सो एंड यू ट्राई और अदर एग्जाम्स आल्सो. ओके, बैंक के साथ साथ बाकी एग्जाम्स में आप ट्राई करते रहिए. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच टू हियर मी फॉर दिस एंटायर सेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर एग्जामिनेशंस. ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, बाय.